अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महाटीटी के जो इंग्लिश ग्रामर है जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में ही, तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी है दोनों की पेपर फर्स्ट और दोनों पेपर सेकंड दोनों के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हम डिस्कस करेंगे। मैं डेली एक एक पेपर पे एक एक दिन वीडियो बनाऊंगा, डेली बनाऊंगा। उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पढ़ना है, आंसर कैसे निकालना है, शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक्स सारी बताते चलूंगा आपको। पढ़ाई कैसी करनी है वो भी बताते चलूंगा। ठीक है। और दूसरा कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इंग्लिश ग्रामर 2026, महाटीटी इंग्लिश ग्रामर 226 प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश के रिगार्डिंग वो सारी चीजें आपको वहां देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। मैं 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ग्रामर के डेली डिस्कस नहीं करूंगा। मैं उसमें आधे 10 या 12 क्वेश्चन एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उसको। तो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ही आपको आधे घंटे का लेक्चर देखने को मिलेगा। अगर पूरा बनाऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर होगा। इसको अवॉइड करने के लिए मैं उसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। हमारे पास काफी टाइम है तो आराम से हम पेपर डिस्कस कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। साथ साथ आपको क्लियर समझ में आपको इंग्लिश में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले महाडीडी की 21 जून को पेपर है, आप सबको मालूम है। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग बैच स्टार्ट करें 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आपको बैच स्टार्ट करने वाले हैं। फीस क्या रहेंगी तो आपके सामने है। आपको क्या मिलेगा तो उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी विथ इंटरेक्शन। भारत भर में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें जो लाइव क्लासेस होती है उसमें सिर्फ जो पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं, आपको सिर्फ मैसेज करके उनसे सवाल पूछने रहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर लाइव क्लास में आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। आप माइक ऑन करके सवाल पूछ सकेंगे, आपके जो भी डाउट्स है तो वो हम लोग वहीं पे क्लियर करेंगे आपके। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही साथ आपको हर टॉपिक वाइज में डिटेल प्रैक्टिस करा के लेंगे हम लोग, जिससे आपको बहुत आसानी होगी एग्जाम में। तो ये सारी चीजें करेंगे हमारे। और खास बात हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपको क्लास की चीजें जज करनी है तो 2025 और जो भी जितने भी हुए थे उसकी 8 दिन पहले हम लोग रिवीजन लेते हैं, मैराथन बोल के या रिवीजन बोल के लेते हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर या फिर जो हमने पढ़ाया वो चेक करना और क्वेश्चन पेपर चेक करना उसी साल का। आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर ऑफलाइन के तो यहाँ पर विजिट कीजिए, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं यहाँ पे कॉल कीजिए। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग। ये 2025 का ये पेपर 1 का पेपर है। ठीक है, हम सारे डिस्कस करेंगे आज। मैं इसके आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके साथ में, डिटेल समझ गए आसानी से। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, इसको थोड़ा इधर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को लेकर एक सवाल पूछा है आपको। मतलब इसका ये मतलब है कि आपको एक ऐसा सेंटेंस देगा, उसका मतलब क्या है एक अल्फाज में, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ लिखे एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, है ना। तो एक ओल्ड अनमैरिड वुमन उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक मतलब उसकी उम्र ज्यादा हो गई और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है ना, उसका निकाह वगैरह नहीं हुआ है, तो ऐसी औरत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको बोलते हैं स्पिंस्टर, बोलते हैं उसको स्पिंस्टर्स। उसके बाद में जो विडो है मतलब जो बेवा होती है उसको बोलते हैं बेवा। और बैचलर मतलब जो बच्चे यंग है, जवान बच्चे हैं 20-22 साल के, 25 साल के, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, तो उनको बैचलर बोलते हैं। दोनों को ही बोलते हैं बैचलर, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में स्नीपर, स्नीपर बोलते हैं जिसके पास गन है, बंदूक है ना, उसको बोलते हैं स्नीपर। जिसके पास बंदूक है, गन है या फिर हथियार है उसको बोलते हैं स्नीपर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ये वाला स्पिंस्टर्स। उसके बाद में अगला सवाल है यहाँ पे, चूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ये एक अल्फाज दिया है, उसका मतलब क्या है पूछ रहा है, उसका मीनिंग क्या है पूछ रहा है आपसे। और ये है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, है ना, खुशबू बोलते हैं फ्रेग्रेंस। तो उसका उसका मतलब होता है अरोमा। अरोमा का भी मतलब वही होता है खुशबू, और फ्रेग्रेंस का भी मतलब होता है खुशबू। फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट टेस्ट हम लोग जो जबान पे लेते हैं और कड़ू खट्टा मीठा बोलते हैं ना, उसको फ्लेवर बोलते हैं, टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में एक्रिड। एक्रिड का मतलब होता है कड़वा, कड़वा। और स्टिंक्ट, स्टिंग का मतलब होता है नापाक, नापाक मतलब होता है इसका। तो इसलिए फ्रेग्रेंस का नियरेस्ट मीनिंग रहेगा एरोमा, ये इसका मतलब है। फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट,
खुशबू नहीं होता, टेस्ट होता है जो जुबान से हम लेते हैं उसको। एक्रिड मतलब कड़वे को बोलते हैं, जो कड़ू होता है इसको, और स्टिंग बोलते हैं नापाक को, गंदी चीज को बोलते हैं स्टिंग। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, इसको जूम करूँ और क्लियर दिखेगा या ज्यादा जूम हो जाएगा? ठीक, देखते हैं, ज्यादा जूम हुआ तो उसको वो कर दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मिस स्पेल वर्ड, मतलब जो स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है यहाँ पे। मिस स्पेल्ड, डिफिशियंट, डिफिशियंट मतलब जो कमी रहती है उसको बोलते हैं डिफिशियंट, और ये बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैग्निफिशियंट नहीं आता, मैग्निफिसेंट आता, मैग्निफिसेंट, मतलब ये जो अल्फाज है ना ऐसा नहीं आता, ये आता ऐसा आता, यहाँ पर ये बराबर है, यहाँ पर सेंट आता, सेंट, ऐसा सेंट, मैग्निफिसेंट, सीएंट नहीं आता, यहाँ पे सीएंट कर लिया उसने इसको, मैग्निफिसेंट आता, मैग्निफिसेंट, इसका मतलब होता मैग्निफिसेंट मतलब पावरफुल, है ना, एकदम अट्रैक्टिव पर्सन, कोई भी चीज बहुत पावरफुल रहती है ना, हम उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट, बड़ा, पावरफुल, बहुत असरदार, या फिर बहुत अट्रैक्टिव कुछ है तो उसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं हम लोग। तो इसकी स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल है यहाँ पे, यहाँ पर आई एक्स्ट्रा लगा दिया उसने, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं आता, यहाँ पर डिफिशिएंट का मतलब है जो कम हो जाता, कमी होता, उसको डिफिशिएंट बोलते हैं। इफिशिएंट मतलब जो इफिशिएंट है, काबिल है, उसको बोलते हैं इफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद में रेटिसेंट छोड़ दो उसको। तो यहाँ पर हमारा जो मिस स्पेल वाला है वो ये वाला है 2 नंबर का, मैग्निफिसेंट। स्पेलिंग को लेकर आपको बहुत सारे सवाल पूछता है, हर पेपर में आपको एक, कभी कभी 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक के ना एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जहां से ही अक्सर सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, महाटीटी हो या किसी भी एग्जाम में। तो वो पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालना पड़ेगा, सिर्फ महाटीटी की नहीं, और भी एग्जाम में जो होते हैं उसके, वो पैटर्न हर जगह लागू होता है। यहाँ पर बहुत एक वर्जन है इसको आइडेंटिफाई करने का, टाइम मिला तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसकी। ठीक, तो इसलिए अभी के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। उसके बाद में चूज चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब आपको इसका अपोजिट मीनिंग का अल्फाज ढूंढना है। वल्नरेबल, वल्नरेबल का अपोजिट मीनिंग का अल्फाज कौन सा है वो आपको बताना है। वल्नरेबल मतलब जो सिक्योर नहीं है, मतलब जो सिक्योर नहीं है, धोखे में है, डेंजर में है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। तो इसका अपोजिट आएगा सिक्योर, सिक्योर है ना, यहाँ पर इनसिक्योर, इसका मतलब होता है इनसिक्योर। वल्नरेबल का मतलब होता है इनसिक्योर, जिसमें डेंजर में है, खतरे में है, उसको बोलते हैं हम लोग वल्नरेबल। और सिक्योर मतलब जो सुरक्षित है, और हमको पूछ रहा क्या है, अपोजिट मीनिंग, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, सेंसिटिव मतलब जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना, एकदम एक छोटा सा उसको वो भी मिला तो वो अलर्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सेंसिटिव, आपको सबको मालूम है। लियाबल मतलब जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं जिम्मेदार, है ना, जो जिम्मेदार है उसको बोलते हैं लियाबल। उसके बाद में वीक, कमजोर, आप सबको पता है क्या है, तो इसलिए अभी के लिए वल्नरेबल का अपोजिट मीनिंग है सिक्योर। ठीक है, तो वो याद रखो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 35 नंबर का, यहाँ पर पैसिवाइज पूछ रहा है आपको, करेक्ट पैसिवाइज कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है यहाँ पर, किसका, इस सेंटेंस का, वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, है ना, तो ये एक सेंटेंस दिया है, इसका आपको पैसिवाइज पूछ रहा है, आपको पैसिवाइज। फ्लैटर का मतलब होता, इसका मतलब होता जो तारीफ करता है ना, जो तारीफ करता, खुश रखने की कोशिश करता, उसको बोलते हैं फ्लैटर, है ना, फ्लैटर देम। तो वुमन लाइक मैन, तो जो औरतें हैं वो मर्दों को पसंद करती, कौन, जो उनको फ्लैटर करता, जो उनकी तारीफ करता है उनको पसंद करती। तो इसका पैसिवाइज करना है। देखिए पैसिवाइज में आपको क्या करना रहता है, आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, किसकी, पैसिवाइज की। अब देखो यहाँ पर जो भी मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब, उसको टू बी लगाना पड़ता है। आपको मैं यहाँ थोड़ा साइड में बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको पैसिवाइज का सेंटेंस पूछेगा तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन, एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद करता है ना, सब्जेक्ट जो भी करना है सब्जेक्ट खुद करता है, ये एक्शन खुद करता है। जब हम पैसिवाइज में है ना, तो पैसिवाइज में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आते हैं क्या, तो आपको क्या करना था, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या करना रहता है, सबसे पहले चेक करना रहता है आपको कि जो मेन वर्ब है इसको हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म करना रहता है ना, V3 करना रहता है वर्ब का 3 फॉर्म, और यहाँ पे टू बी का कोई ना कोई एक फॉर्म आता, टू बी,
ये बी का जो फॉर्म है उसमें से कोई एक ना एक आता है। तो आपको जब भी पैसिव वॉइस पहुंचाना है, पहचानना है, तो आपको चेक करना है कि V3 पैसिव वॉइस में ना, जो भी पैसिव वॉइस आप ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आपको ये चेक करना है कि टू बी का फॉर्म है क्या और V3 है क्या, तो वही पैसिव वॉइस रहता है हमेशा। आपको सिंपली ये पहचानना है, आपका 90% काम हो जाता है। अब टू बी के अलग अलग फॉर्म आते हैं, उसमें से कोई एक आता है। अब टू बी के बहुत सारे फॉर्म है, जैसे इज, आर, है ना, उसके बाद में वाज, वेर, और यहाँ पर आपका बिन, बिंग, और खुद बी भी, खुद भी आता। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस आता, कौन सा टेंस दिया उसके अकॉर्डिंग आता। इनमें से कोई एक आपको यहाँ देखने को मिलता, इज, आर, वाज, वेर और बी, बिंग, बिंग, इनमें से कोई एक देखने को मिलता है आपको यहाँ। तो टू बी के फॉर्म और V3 रहा तो पैसिव वॉइस रहता हमेशा, हमेशा पैसिव वॉइस रहता। तो आपको ऑप्शन में ये ढूंढना रहता है कि क्या है। और होता क्या यहाँ पर, ये आपको देखो यहाँ पर जब भी एक्टिव वॉइस है उसमें इसको V3 देखने का, उसके बाद में इसको टू बी करने का, इनमें से एक वर्जन देखने का, आपका लगभग आंसर आ जाता है। 99% केसेस में आंसर आ जाता है। कभी कभार आपको और चीजें देखनी पड़ती है। तो होता क्या फिर, पूरा अगर सेंटेंस देखो तो सब ऑब्जेक्ट यहाँ आता और सब्जेक्ट बाय लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट चला जाता है ऐसा। तो ऐसे इसके कंस्ट्रक्शन रहते हैं हमेशा। तो मोस्टली आपका यहाँ पे V3 चेक करो, टू बी के फॉर्म चेक करो, आंसर आ जाता, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी, इस बार थोड़ा ट्रिकी पूछा था। आमतौर पे बिल्कुल आसान पूछता, यहाँ पे ट्रिकी पूछा था। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा टू बी के फॉर्म दिखेंगे, आर और V3 दिखेगा आपको ये वाले कंस्ट्रक्शन में। तो ये एक ऑप्शन पैसिव वॉइस का हो सकता है, सही है कि गलत है चेक करेंगे। उसके बाद में ये वाला सेंटेंस देखिए, तो इसमें यहाँ पे वुमन लाइक टू बी और आर फ्लैटर, तो इसमें इफ कंजक्शन लेके इसने इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जैसा बनाने की कोशिश करा, तो ये बेकाम हो गया, मतलब रिलेवेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन वैसे ही निकल गया, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और बेसिक्स है, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज है उसको मालूम है कि नहीं ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का नहीं है, इसने बेवकूफ बनाने के लिए डाला उसको। तो ये निकल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर V3 नहीं है, मतलब टू बी के फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लाइक है और वो भी V1 है, तो ये भी निकल गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता इसका। सॉरी सॉरी, यहाँ पर टू बी V3 लिया, तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या करना है। उसके बाद में वुमन लाइक और बी फैक्टर, वुमन लाइक नेगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं, ये भी निकल गया। मतलब मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ अभी, मेरे को सिर्फ ऑप्शन निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूं, उसने एक फालतू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ऑप्शन दिया, मैंने निकाल दिया। नेगेटिव होना नहीं है क्योंकि ऊपर का सेंटेंस पॉजिटिव है, तो दो ऑप्शन तो निकल गए। अब बचा यहाँ पर ये वाला 1 नंबर का और 3 नंबर का। तो इसमें से आंसर कैसा रहेगा, तो इसमें क्या किया उसने, टेस्ट किया, आपको टेस्ट किया कि टू बी वाला फॉर्म रहा, मतलब टू बी ये इन्फिनेटिव रहता है यहाँ पे, टू बी V1, अगर सेंटेंस में टू बी V1 है, ठीक है, तो वो ये इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इन्फिनेटिव का पैसिवाइज करते टाइम क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लगाना पड़ता, टू बी V3 करना पड़ता, ये करना पड़ता, उसका आंसर आ जाता। जब भी इन्फिनेटिव को पैसिवाइज करते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव मतलब क्या, टू और V1, ये वर्ब का फॉर्म नहीं रहता, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा आता है। तो आपका ये टेस्ट कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जो पहला वाला है, तो यहाँ पर मैन को यहाँ पर आना चाहिए था, मैन को आना चाहिए था। वुमन आर लाइक, वुमन से लाइक करवाया जाता नहीं, वुमन खुद एक्टिवली लाइक करती है वहां पे। तो ये पैसिवाइज का कंस्ट्रक्शन अपने आप में गलत हो गया। और उसने यहाँ पर टू बी लगाया इन्फिनेटिव का सही तरीके से, इन्फिनेटिव का सही तरीके से पैसिवाइज किया, इसलिए ये इसका आंसर है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसको टाइम लग रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड काफी है। अब बहुत सारी चीजें मैं एक ही लेक्चर में या एक ही पेपर में सारी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से बता देता। यहाँ पर आंखें बंद करके समझ में आ रहा था कि टू बी का पूछ रहा है, टू बी इन्फिनेटिव का पूछ रहा है, तो हमको क्या है, टू बी V3 देखना है, आंसर आ गया, खत्म, कहानी इतना है। बट एक्सप्लेन करने में टाइम लगता। अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो मैं सेपरेट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा आपको ऐसा कैसे, ठीक है। उसके बाद में आता चूज करेक्ट स्पेल वर्ड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द चूज करना है। तो यहाँ पर एलिनेट करना है, एलिनेट, एलिनेट में डबल कहीं भी कुछ भी नहीं आता, स्पेलिंग चेक करनी है। तो आपका जो आंसर है ये वाला नहीं है, यहाँ पर डबल एन नहीं आता इसलिए गलत हो गया, डबल एल भी नहीं आता इसलिए गलत हो गया, ये वाला सही है यहाँ पे।
यहाँ पर भी डबल टी आ गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो डबल कुछ नहीं आता, यहाँ पर सब सिंगल ही आता, ये वाला करेक्ट स्पेलिंग है इसका। एलिनेट करना मतलब अलग कर देना किसी चीज, किसी इंसान को अलग कर देना, अलग थलग कर देना, एलिनेट कर देना उसको, उसको महसूस कराना कि तुम अलग हो, है ना। इग्नोर करने के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, स्पेलिंग इसकी सही है, बाकी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एरर फाइंड करने के लिए बोला है आपको यहाँ पे, तो एरर किसमें है देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर heaven's sake do me a favor and do not ask me why I am not coming। देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि इसमें एरर क्या है, क्लैरिटी रही तो हमको वो ऐसा हिंट मिलना चाहिए, अरे ये गलती है। एरर के कुछ पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न पहले से पता रहना तो जब भी दिख जाता कि हाँ ये एरर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है और ये कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में जो सेंटेंस आता ना, तो यहाँ पर कंजक्शन के बाद में जो सेंटेंस आता उसके बाद में सब्जेक्ट आता, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क्स नहीं आता उसमें। ये कंजक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, वाई वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। मैं आपको थोड़ा समझा देता, जब भी आप देखो क्वेश्चन पैटर्न एक अलग चीज रहती, अगर कोई WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न मतलब जो WH वर्ड के क्वेश्चन पैटर्न है उसके लिए इस तरह का फॉर्मेशन आता है। तो WH वर्ड रहेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगा कोई भी, और क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। बट ये हमारा केस था, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया पहले से ही और दूसरा एक सेंटेंस दिया और इनको कनेक्ट करने के बीच में एक कंजक्शन दिया और वो था वाई। यहाँ क्या था, वाई, वाई था। तो इसके बाद में आना चाहिए था सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, ये पैटर्न होना चाहिए था। बट उसने क्या किया, ये कंजक्शन वाला जो पैटर्न था तो इसको क्वेश्चन वाला पैटर्न बना दिया उसको उसने। तो इसलिए इसमें एरर क्या, ये वाला। यहाँ पर जो एरर है वो ये है कि यहाँ पर एम नहीं आना चाहिए था, वाई आई एम आना चाहिए था। वाई वाई यहाँ पे लिख के मैं क्लियर कर देता उसको, वाई आई एम ऐसा आना चाहिए था और फुल स्टॉप आना चाहिए था। तो ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ, तो इसलिए इसमें ये एरर है और आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला कि चूज अल्टरनेटिव विच अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। इसका अपोजिट मतलब पूछ रहा हूं आपको, ये जो फ्रेज है इसका अपोजिट मतलब टर्न डाउन, मतलब रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, मना कर देना, उसको बोलते हैं टर्न डाउन करना। तो टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना है, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना है। तो इसका अपोजिट रहेगा क्या, एक्सेप्ट। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट करना और उसका अपोजिट रहेगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, टर्न ओवर करना, टर्न ओवर करना मतलब पलटना, कोई भी चीज को पलट देना, जैसे पन्ना पलटना, बाजी पलट देना, उसके लिए टर्न ओवर बोलते हैं हम लोग, टर्न ओवर, ठीक है। पलट देने के सेंस में पूछते हैं इसको। टर्नओवर जो कंपनियों का टोटल साल भर का जो टर्नओवर रहता है उसके लिए भी इकोनॉमिक्स के सेंस में पूछा जाता है, ठीक है। टर्न अपॉन मतलब उसके विरोध में हो जाना, उसके खिलाफ हो जाना, टर्न अपॉन मतलब उसके खिलाफ हो जाना अचानक, उसको बोलते हैं टर्न अपॉन, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, एक्सेप्ट करना, अपोजिट मतलब पूछा ना, इसलिए आएगा एक्सेप्ट करना, ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों, रीअरेंज द जंबल पार्ट्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो जंबल पार्ट्स है इसको रीअरेंज करना है, ये जो दिया है इसको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है, इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दो चीजें ध्यान में रखनी है इसको हमेशा, इसके बारे में मैं यहाँ समझाता आपको। देखो जब भी आपको पैराजंबल के जब भी पूछेगा तो सबसे पहले एक मेन पॉइंट ये रहता है इसमें कि ओपनिंग स्टेटमेंट पहचानना रहता है, स्टेटमेंट। और ओपनिंग स्टेटमेंट हमेशा नाउन से आता, नाउन या फिर नाउन की शक्ल में सब्जेक्ट से आता, सब्जेक्ट से आता। वहां पर नाउन रहता, सब्जेक्ट रहता, उसको एक्सप्लेन किया जाता है या वहां से शुरुआत होती, ये ओपनिंग स्टेटमेंट में आता। ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, तो कभी भी वहां पर आपको आपका प्रीपोजिशन से कभी शुरू नहीं होता, प्रीपोजिशन से कभी शुरू नहीं होता। उसके बाद में यहाँ पर वर्ब से कभी शुरू नहीं होता। उसके बाद में आपका जो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है,
उससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होता आमतौर पे। बहुत सारे कंजक्शन है उनसे भी स्टेटमेंट शुरू नहीं होता, तो इनसे स्टेटमेंट कभी शुरू नहीं होता। आमतौर पे स्टेटमेंट शुरू होता नाउन से, सब्जेक्ट से, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे ख्याल रखनी होती है कि लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल लॉजिकल कनेक्शन आपको दो सेंटेंस में या दो हिस्सों में लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना रहता है। उसमें लॉजिकल कनेक्शन बैठ गया तो आपका आंसर वैसे निकल जाता है। तो यहाँ आपको मैं ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल करके बताता हूँ कि आंसर क्या आ सकता है इसका। देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग ये वाला है, हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, क्योंकि दोनों भी नाउन से शुरू हुए हैं। एन ऑडियंस और ड्रामा ये नाउन है, इससे शुरू होंगे। यहाँ पर ऑफन ये प्रीपोजिशन है, इससे कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं आता। और जो मेन वर्ब है तो उससे भी कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट कभी नहीं आता। तो यहाँ पर आपका पहला वाला अल्फाज एक तो पी होना चाहिए या फिर एस होना चाहिए, इनके अलावा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्यू है, ये निकल गया, और ये वाला पी है, हो सकता, ये वाला एस है, ये हो सकता। उसके बाद में आर है, आर भी ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं आता, तो ये भी निकल गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं। अब हमको लॉजिकल कनेक्शन देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, एक्टेड आउट बिफोर, बिफोर किसके सामने, तो अब बाकी ऑप्शन देखेंगे तो किसके सामने, किसके सामने, बिफोर, तो एन ऑडियंस के सामने, ऑडियंस के सामने। तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म होगी कि ये बिफोर, ये वाले सेंटेंस के बाद में ये आना चाहिए, मतलब आर के बाद पी आना चाहिए, ये कंफर्म होगा। तो इससे ये बात भी कंफर्म होगी कि ओपनिंग स्टेटमेंट ये वाला नहीं है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट बचा क्या अपना, एस वाला, तो यहाँ पर ये एस वाला है, तो ये अब ये आ गया। अब हम इसको लॉजिकली कनेक्शन करके भी देख लेंगे। आर के बाद यहाँ पर पी कंफर्म आना चाहिए। अगर आर के बाद पी आता है तो वो 100% कंफर्म आंसर हो जाएगा हमारा। तो आर के बाद पी, देखो यहाँ पे आर के बाद पी है, इसका मतलब 100% कंफर्म आंसर आ गया हमारा। इसमें ज्यादा सोचने दिमाग लगाने की कोई बात नहीं, ठीक। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि चूज द अल्टरनेटिव विच बी एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड अंडरलाइन। यहाँ पर इसका मतलब पूछ रहा आपको अंडरलाइन वर्ड का, ये जो वर्ड है ना इसका मतलब पूछ रहा। तो मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी का मतलब पूछ रहा हूँ। तो मैग्नानिटी का मतलब होता जो बहुत लिबरल इंसान है ना उसको बोलते हैं मैग्नानिटी। जो जेनेस है, लिबरालिटी है, उदार है, जो अच्छा है, हमदर्द है, दूसरों की सुन के लेता, समझदारी से अपना बिहेव करता है, उसको वो कंडीशन को बोलते हैं मैग्नानिटी। और इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन आएगा वो प्लानिंग करने वाला नहीं आएगा, वो आएगा मैनेजमेंट करने वाला आएगा नहीं आएगा, वो आएगा जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब वो जो जेनरोसिटी है, जेनरस है, बहुत ईमानदार है, अदबदार है, हमदर्दी से बात करता, सबकी बात सुन के लेता, उसको बोलते हैं जनरस। तो इसका जो मीनिंग है मैग्नानिमिटी का वो है जनरस। पर्पस भी नहीं आएगा उसका, पर्पस मतलब मकसद को बोलते हैं। इसका मतलब होता है मकसद। मैनेजमेंट का मतलब आपको मालूम है मैनेजमेंट, और प्लानिंग का मतलब भी आपको मालूम है क्या है, प्लानिंग इज बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा फिर मैग्नानिमिटी का जनरोसिटी आएगा, ठीक है, ये उसका मतलब रहेगा। तो होपफुली 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस की, इसमें मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है। बहुत सारे टाइम के अभाव में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लिमिट है इसलिए नहीं की होगी। बट आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे ना, आपको जो थॉट अप्रोच है मेरा या फिर पेपर बनाने वाले का, वो आपको समझ में आएगा कि वो डिमांड क्या करता है, और आपको समझेगा कि आपको पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो कंटिन्यूअसली आप बने रहिए। इंग्लिश में आपको 25 के करीब नंबर चाहिए, तो पूरी तरह से फॉलो कीजिए मुझे, मैं सारी चीजें समझाते चलूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया ना, इसकी पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आप इसको देख सकते हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, और उस हिसाब से पढ़ाई की तैयारी भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप की लिंक डाली है मैंने महा टीईटी के ग्रुप्स के अलग अलग, उसमें मैं भी डालूंगा। एक जो इन सर्विस टीचर है उनकी लिंक है, एक महा टीईटी की जनरल है। तो जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं वो लिंक फॉलो करके ज्वाइन कर लो, या फिर सीधा सीधा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे भी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, जल्दी मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक इजाजत दो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।